हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए। और आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड का एलटी का एग्ज़ाम है उसमें आपकी 30 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। 30 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है जो कि 100 में से होती है। 100 में से 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होता है और 30 मार्क्स की आपकी पेडागोजी कंटेन करती है। अब मैं अगर बात करता हूँ इसके वेटेज का, तो आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, तो आप अगर कितना भी पढ़ लें तो सब्जेक्टिव नॉलेज वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पीछे रख ही देती है। लेकिन अगर आपको पेडागोजिकल इश्यूज़ और जो आपके पेडागोजिकल टर्म्स होते हैं, ये अगर आपको डिफाइन है अच्छे से, अगर आपको आते हैं, तो आप वहाँ पे इजीली 30 में से 29 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और यही जो मार्क्स होते हैं ये आपको और से आगे धकेलते हैं मेरिट में। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो पिछली बार मैंने क्वेश्चन नंबर 6 पे अपने ड्रॉप किया था, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, क्रियाओं की वह प्रणाली जिसके द्वारा अधिगम उत्पन्न करने की इच्छा की जाती है। क्रियाओं की वह प्रणाली जिसके द्वारा अधिगम उत्पन्न करने की इच्छा की जाती है क्या कहलाती है? क्रियात्मक अनुसंधान, पाठ्यक्रम, शिक्षण या पाठ्यवस्तु। ऑप्शन है आपके पास क्रियात्मक अनुसंधान, पाठ्यक्रम, शिक्षण या क्रियावस्तु। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ता हूँ, आपने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पिछली वीडियो जो मैंने आपको बताया है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? एक तरीके का जो भी प्रॉब्लम्स हमारे विद्यालय में क्रिएट होती हैं उनकी सॉल्यूशन के लिए जो हम एक अनुसंधान करते हैं उसी को हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। और इसमें विद्यार्थी का कोई भी रोल नहीं रहता है। इसमें जो भी रोल रहता है वो टीचर्स का और जो स्कूल का स्टाफ होता है उन्हीं का रहता है। अब क्रियात्मक अनुसंधान में किस तरीके की समस्याओं का समाधान किया जाता है जो विद्यालय से संबंधित होती हैं और जो समाज के पक्ष को भी लेके चलती हैं, उन क्रियाओं का इसमें समाधान किया जाता है। और जो इसमें कन्फ्यूजिंग फैक्ट होता है वो ये होता है कि लास्ट में क्रियात्मक अनुसंधान का जो लास्ट स्टेप होता है मूल्यांकन का, यानी क्रियात्मक अनुसंधान में सब चीज़ें करने के बाद अंतिम में मूल्यांकन का पद भी शामिल होता है। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम को आप मुझे पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु, जिसको हम लोग कैरिकुलम और सिलेबस में बांटते हैं, आपको पता ही होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, माइन्यूट सा डिफरेंस है। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण का उद्देश्य है। ऐसी बेसिक क्वेश्चन आपके पिछली बार के एलटी के एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, शिक्षण का उद्देश्य है। वीडियो को पॉज करें, आराम से सोचें, तभी आप इसका आंसर दें, जल्दबाजी में ना लगाएं कुछ भी। तो ऑप्शन है आपके पास सीखना, सिखाना या सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा, शिक्षण का पूछ रहा है, और शिक्षण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी सिखाना। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सिखाना। ठीक है। अब मैं बात करूँ लर्नर्स, ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको बुक भी बताई थी, ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती आपको फोर्सफुली कर रहा हूँ। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ मैं इस बुक से ला रहा हूँ, ये आपके सामने बुक है। और जो भी मैंने आपसे अपनी ऑनलाइन की बात की है कोर्स की, तो वो भी इसी में से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और आप लोगों ने, कल मैंने पोल भी किया था तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेंस आपका रहा था उसमें। ठीक है। मुझे कमेंट्स भी काफ़ी दिख रहे थे, तो अच्छी बात है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसी में से खुद के नोट्स बनाइए। मैं कोई अनोखा नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि इस किताब का निचोड़ में देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और ये है, और एक और किताब है वो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ता हूँ मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अधिगम का कार्य है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? अधिगम का कार्य है। ऑप्शन है आपके सामने सीखना, सिखाना, उपयुक्त सभी। ये दो क्वेश्चंस ये बिल्कुल बुक की आपके डीप कॉन्सेप्ट से मैंने पूछे हैं। आपको कहीं पे ये नहीं दिखेंगे मुझे लगता है, क्योंकि ये मैंने खुद ही बुक से बनाए हैं। हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम में पहले पूछे हों। तो ये चीज़ें हैं, अधिगम का कार्य है सीखना, सिखाना, उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखना। क्या है? ए, ऑप्शन नंबर ए, सीखना इसका कार्य है। दो चीज़ें आपके बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जिनकी तरफ यूकेएसएससी बढ़ता है। पहला तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सिखाना। और दूसरा अधिगम का कार्य क्या है? सीखना। ये सिखाना और सीखना आपके एक एक नंबर को काट सकता है, इसलिए आप इनको ध्यान से दीजिएगा इन क्वेश्चंस के आंसर को। अब अगर मैं बात करता हूँ अपने उस ऑनलाइन कोर्स की जिसके बारे में मैंने बात करी थी लर्नर, तो पहले मैंने उसमें जो फ़ीस अनाउंस की थी वो थी आपकी 300 रुपीज़। उसमें काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आए पर्सनल कि सर ये फ़ीस ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है लर्नर्स, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कलाकार ही कलाकार की इज्जत करता है। और आपको इतना टाइम एलटी की तैयारी करते हुए हो गया है तो आपको पता लग गया होगा कि कौन आदमी आपको क्वेश्चन दे सकता है, कौन आदमी आपको नहीं दे सकता है। क्वेश्चन का लेवल देख के ही आप पता लगा लेंगे कि यार ये क्वेश्चन नेट लेवल का है, या ये क्वेश्चन पीजीटी लेवल का है, या ये क्वेश्चन टीजीटी लेवल का है, क्योंकि लगभग आप 6 या 8 महीने से तैयारी कर ही रहे हैं। अगस्त में इस पोस्ट का नोटिफिकेशन आ गया था। अब वो बात अलग है, ये डेट आगे बढ़ गई है। ठीक है। तो इतना आपको अंदाज़ा है कि कौन सी चीज़ें हमारे पक्ष में हैं, कौन सी चीज़ें विपक्ष में हैं। मैं आपसे लाइक करने के लिए भी इसीलिए कहता हूँ ताकि हमको पता चल सके कि कितनी आप लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, कितना आपको ये क्वेश्चंस अपने लायक लग रहे हैं। बाकी वो लाइक करने का कोई भी पर्पज़ नहीं होता है।
और मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था नेगेटिव कमेंट्स कि पैसा कमाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपने अभी तक की मेरी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, आप मुझे बता दीजिए क्या किसी भी वीडियो में आपको ऐड देखने को मिला? अभी तक आपको ऐड फ्री सारी वीडियोस मिली होंगी। अगर पैसे ही कमाने होते तो मैं इनमें ऐड लगा देता लर्नर्स। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और वैसे भी मैं इसे पन्ने में लिख के आपको चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल यूट्यूब ही मेरा प्रोफेशन है। बस ये है कि जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं, अभी आजकल में ही आप लोगों के बीच में कमेंट आ रहे थे कि आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, तो इसलिए मैंने इनिशिएटिव लिया है। तो अब जो उसकी फ़ीस होगी लर्नर्स, वो होगी आपकी 100 रुपीज़। ठीक है, कल मैंने पोल कराया था तो 99 मुझे पता था कि जो मैं सबसे कम लिखूंगा उसी में ज़्यादातर वोट आएंगे। तो ये 100 रुपीज़ मैंने इसका डिसाइड किया है। लर्नर्स आप ये समझिए, जो भी यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट इस ग्रुप से जुड़ा है या इस चैनल से जुड़ा है, आपके अगर 100 रुपये देने से अगर आपको 65,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर आपके एलटी में जानने वाले हैं तो आप उनसे पूछिए। आपका जो विज्ञापन आया था उसमें आपका 4400 ग्रेड पे इसका है। ठीक है, आपका जो विज्ञापन है उसमें आपका 44,000 से लेके 1 लाख तक की उसमें सैलरी ऐसे डैश करके लिखी है विज्ञापन में साफ तौर पे। जो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 65,000। ठीक है, तो ये 65,000 के लिए अगर आप 100 रुपये के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से भी क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी। और ये तो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आपको बैक करता है उसका दुगना तिगुना पैसा। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, और ऐसा कोई किसी को फोर्स नहीं है कि आप लीजिए। और मैं तो यहाँ तक फोर्स नहीं करता हूँ कि आप ज़बरदस्ती इस चैनल पे आइए। ठीक है, और नेगेटिविटी हर जगह होती है, और ये चैनल इसीलिए बनाया भी गया था, यही माइंडसेट लेके बनाया गया था कि जो भी नेगेटिव चीज़ें आएंगी ये हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा चीज़ों को। तो ये था मेरा कोर्स के बारे में डिटेल, और मैंने आपको बताया था कि केवल 20 ही स्टूडेंट्स इसमें शामिल होंगे, और 1 तारीख तक का इसकी वैलिडिटी है, और 1 तारीख को ही इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। तब तक आपने, जब आप पहले पेमेंट कर लेंगे, वो मैंने नंबर में पूरा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चीज़ें बताई गई हैं। और ध्यान दीजिएगा लर्नर्स, फिर बाद में आप ये ना कहें कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, क्योंकि 100 रुपये की फ़ीस आपको पता है बहुत ही एक नॉमिनल सा प्राइस है। लॉकडाउन में इतना टेम्पो का किराया ही है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो इसमें जो 100 रुपीज़ रखा गया है, उसमें मैं आपको बता दूँ, हफ्ते में केवल 3 दिन मैं क्लासेस लूँगा। हफ्ते में केवल 3 दिन, और उसमें आपको 300 MCQ पर मंथ मिलेंगी। 300 MCQ का मतलब, अगर आप इस महीने लेते हैं 100 रुपीज़, मैं इसलिए कह रहा हूँ वरना मैं आपसे एक साथ ही पूरे 6 महीने के मांगता, ऐसा नहीं है। आप बस एक ही महीना इसको लेके देखें। ठीक है, 100 रुपीज़ में आपको 300 MCQ इसी फॉर्म में मिलेंगी। आप इस क्लास को डेमो समझ सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्म में आपको मिलेंगी। अगर आप लेना चाहें तो यू आर वेलकम, नहीं भी लेना चाहें तब भी कोई बात नहीं। यहाँ पे तो क्लासेस चलेंगी, 5-5 MCQ मैं आपको डेली कराऊंगा। ठीक है, तो बढ़ता हूँ अब मैं अपने एमसीक्यू की ओर। और प्लीज़ आप नेगेटिव मत होइए, और जल्दी ही एलटी का एग्ज़ाम होगा, कम से कम 2 महीने के अंतराल में होगा। मैंने तभी आपको 1 महीने की ही अवधि दी है इस कोर्स की, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगले महीने के अंतिम अंतिम तक ये यूकेएसएससी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जरूर निकालेगा। तो बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अधिगम का कार्य है, ये तो आपका हो गया था सीखना। ठीक है, और शिक्षण का क्या कार्य है? सिखाना। शिक्षण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग, और अधिगम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शैक्षिक प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम का संबंध होता है शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम उद्देश्य और सभी। ये शैक्षिक और शिक्षण आपको कंफ्यूज करेंगे, ये मैं जानता हूँ। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका शैक्षिक उद्देश्य। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य। और शिक्षण उद्देश्य क्या होता है, ये थोड़ा सा आपका शिक्षण उद्देश्य और शैक्षणिक उद्देश्य में ये अंतर होता है। एक को हम लोग कहते हैं आपका क्या, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, और जो हम दूसरे को कहते हैं वो हम कहते हैं आपका क्या, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब जो आपका इसमें शिक्षण उद्देश्य होते हैं, जिसको मैंने आपसे कहा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, आपको सामने दिख रहा होगा। अब ये शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं, ये आपका कक्षा में आपको 40 से 45 मिनट के अंदर जो उद्देश्य प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम लोग शिक्षण उद्देश्य कहते हैं। इंग्लिश में मैंने आपको क्या बताया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं, ये पूरे विद्यालय प्रणाली से संबंधित होते हैं। यानी जो आप स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, जो भी आप स्कूल में प्रोग्राम करा रहे हैं, बाल सभा वगैरह, तो वो किसकी प्राप्ति के लिए होते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होते हैं। यानी वो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति के लिए होते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति के लिए नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि स्कूल में बाल सभाओं का आयोजन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कराया जाता है। तो किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कराया जाता है, शैक्षिक उद्देश्य की। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, और शिक्षण उद्देश्य मैंने बता ही दिया, जो आपको क्लासरूम में मिलते हैं, जो उद्देश्य आपके क्लासरूम में पूरे होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इनका दूसरा नाम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा, अगर मैं और अंदर इसमें घुसूँ, तो जितनी भी आपकी टीचिंग एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो आपका ज्ञान होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, नॉलेज होता है, और जो आपका एप्लीकेशन होता है,
ये सब किसके अंदर आते हैं, शिक्षण उद्देश्य के अंदर आते हैं, यानी आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं। आपने वो ब्लूम की टेक्सोनॉमी में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इस तरीके के जो आपने वर्ड सुने हैं वो सब किसके अंदर आएंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आएंगे। ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, शिक्षण क्रियाओं का आयोजन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षण क्रियाओं का आयोजन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या शिक्षण क्रियाओं का आयोजन शैक्षिक उद्देश्यों, अधिगम उद्देश्यों, छात्र उद्देश्य, इनमें से किसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वीडियो अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया है कि जो शिक्षण क्रियाएं होती हैं, यानी इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, टीचिंग एक्टिविटीज़, जो आपकी शिक्षण क्रियाएं होती हैं, इनको हम स्कूल में किसकी प्राप्ति के लिए कराते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कराते हैं। किसकी प्राप्ति के लिए कराते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी जो आपकी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होती हैं उनकी प्राप्ति के लिए हम इनका आयोजन कराते हैं। नेक्स्ट, अधिगम उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया, और छात्र उद्देश्य नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये बस आपको रिझाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि कैटिल कल्चर परीक्षण किससे संबंधित है। कैटिल कल्चर परीक्षण किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास कल्चर से, व्यक्तित्व से, या बुद्धि से। 90 से अबव स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कल्चर से देंगे, क्योंकि जो कॉमन सेंस आपका लगता है वो यही लगता है। ऑब्वियसली बात है, जिसने ये नाम सुना नहीं होगा, ये सेम वैसे ही पार्ट है जैसा इंग्लिश में वोकैब का पार्ट होता है, कि वोकैब वो जिसने सुनी होगी उसी को आएगी। ऐसे आपका जो कैटिल कल्चर परीक्षण है ये वास्तव में किससे संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कैटिल कल्चर परीक्षण किससे संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। और ऐसी अगर मैं आपसे कहूँ मिनीसोटा परीक्षण, वो किससे संबंधित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, मिनीसोटा परीक्षण। नेक्स्ट, अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, WAISC संबंधित है व्यक्तित्व से, बुद्धि से, या संक्रियाओं से। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ये भी किससे संबंधित है, आपका बुद्धि से संबंधित है। ये एक प्रकार का स्केल है। क्या है, एक प्रकार का स्केल है। अगर मैं बात करूं WAISC के फुल फॉर्म की, तो जो इसका फुल फॉर्म है वो है वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ध्यान रखिएगा, ये आपका 16 से लेकर 64 वर्ष तक के आयु के बच्चों की बुद्धि को मापने के काम आता है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि UKSSC के अनुसार थी। और UKSSC जो जहाँ तक जा सकता है किताबों के अनुसार, BED की किताबों के अनुसार, वहाँ तक जाने की मैंने कोशिश करी है। तो ये क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ही आपको 300 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वो आपको उसी जूम ऐप के थ्रू मिलेंगे, जिसकी फ़ीस 100 रुपीज़ पर मंथ की होगी, जिसमें आपका वीकली 3 डेज़ की क्लास लगेंगी। ये 3 डेज़ की क्लास में होगा कुछ नहीं लर्नर्स, बस जो आपके MCQ हैं वही आपको डिफाइन कराए जाएंगे। और वो इस तरीके से आपको डिफाइन कराए जाएंगे कि आपको एक कॉमन सेंस, जो हिंदी के वर्ड होते हैं समझने, ये बहुत ज़रूरी होते हैं मनोविज्ञान को पास करने के लिए। और आप खुद ही लगाइए, आपको 65,000 की जॉब तो ऐसे ही मिलेगी नहीं, आपको उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लर्नर्स, अगर आप समझते हैं कि लेना चाहिए तो बाकी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप लाइक और कमेंट जरूर करें, अपने माध्यम से ज़रूर बताएं कि क्या ये सीरीज़ आपको सही लग रही है, नहीं लग रही है, और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि कलाकार ही कलाकार की इज्जत जानता है, और इसीलिए आप LT की तैयारी कर रहे हैं तो आप ही अपने क्वेश्चंस का लेवल जानते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कंपटीशन इतना हाई है, और ऊपर से जब डेट बढ़ाई तो और हाई आप लोगों के लिए हो चुका है। तो चलिए रनर्स, थैंक यू आज की वीडियो को देखने के लिए।